हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम मैट्रिसेस का नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मालूम नहीं है तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट देखते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। अब कंसिडर करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 4, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स है। तो 1 - 1 ये क्या है, फर्स्ट रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 से। 2 4 ये जो है ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं R2 से। यहाँ पर 1 2 ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 से, और -1 4 ये सेकेंड कॉलम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C2 से। अगर 3/3 होता तो थर्ड रो भी होता, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R3 से, और अगर थर्ड कॉलम होता तो हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं C3 से। तो ये है C1 C2 C3 R1 R2 R3, ये जो सिंबल है वो सिंबल हम यूज़ करते हैं रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में R1 R2 R3 C1 C2 C3 इसका यूज़ होने वाला है। अब हम देखते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। तो देखो यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में कौन से भी 2 रो लेते हैं और वो क्या करते हैं, इंटरचेंज। सपोज यहाँ पर 2 ही रो है, वो R1 एंड R2 2 रोज है, और इसको हम क्या करने वाले, इंटरचेंज करने वाले। तो इंटरचेंज करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बोथ साइड एरो का यूज़ करते हैं। ये बोथ साइड एरो है, इसका मतलब क्या है, इंटरचेंज। तो R1 एंड R2 को क्या करेंगे, इंटरचेंज। कैसे, तो यहाँ पर देखो ए, अब यहाँ पर देखो ये इज इक्वल टू लिखा है, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब यहाँ पर R1 एंड R2 इंटरचेंज कर लो। मतलब क्या है, R1 की जगह R2 लिखना है और R2 की जगह R1 लिखना है। मतलब 1 - 1 को हम नीचे लिखेंगे और 2 4 को ऊपर लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 2 4 1 - 1 हो गया। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, ये 2 रोज R1 एंड R2 हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। और एक एग्जांपल लेते हैं, B इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 1 - 1 3, ये बी मैट्रिक्स है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 कॉलम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। जैसे 2 रो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वैसे भी हम लोग 2 कॉलम्स भी इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं C1 इंटरचेंजेस टू C2। इसका मतलब क्या है, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकेंड कॉलम। ये 2 कॉलम्स हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। कैसे, देखिए B अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और ये 1 3 सेकेंड कॉलम यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब 1 3 और ये 2 - 1। क्या किया हमने, रोज को इंटरचेंज किया। 1 3 सेकेंड कॉलम था, उसको फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा, और 2 - 1 ये क्या था, फर्स्ट कॉलम था, उसको हमने सेकेंड कॉलम की जगह लिख दिया। तो ये हो गया इंटरचेंज। तो कोई भी मैट्रिक्स हो, ऑर्डर 2/2 हो, 3/3 हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। क्या किया हमने, तो कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और इंटरचेंज इस वर्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बोथ साइड एरो से, एरो याद रखो। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। अब ये स्केलर मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 - 1 2 4। इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट को। वो एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रो और कॉलम में होगा। और किससे मल्टीप्लाई करना है, नॉन जीरो स्केलर। स्केलर मतलब कांस्टेंट नंबर, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो छोड़ के बाकी किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज हमें ये R1 है, मतलब फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखो हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट रो को। तो फर्स्ट रो में कौन है, 1
एंड -1 है, तो हम क्या करेंगे 1 एंड -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रो चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 चेंजेस टू। देखो प्रीवियस पॉइंट में हमने क्या लिखा था, इंटरचेंज। इंटरचेंज के लिए बोथ साइड एरो लिखते हैं और चेंज के लिए सिर्फ वन साइड एरो, राइट साइड में एरो करना है। तो R1 चेंजेस टू, इसको रीड कैसे करना है, R1 चेंजेस टू। अब क्या करने वाले हम लोग, तो इस R1 को हम एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो स्केलर नंबर मतलब एक नंबर सेलेक्ट कर लो कोई भी 0 छोड़ के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो हम क्या करने वाले हैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको लिखेंगे कहाँ पर, R1 में ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम R1 चेंज करने वाले हैं, R1 चेंजेस टू। इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो हम चेंज नहीं करेंगे। तो सेकेंड रो को हम पहले एज इट इज़ लिखते हैं 2 4। अब यहाँ पर फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू 2 क्या आएगा 2। -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यह क्या आएगा -2। तो क्या किया हमने, फर्स्ट रो को हमने 2 से मतलब स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया, फर्स्ट रो चेंज हो गया। अब ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो या फिर सेकेंड रो को करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी रो कहा है यहाँ पर, एनी रो मतलब किसी भी रो को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये कॉलम भी कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 - 3 1 1। अब क्या करेंगे, C2 चेंजेस टू। हम क्या करेंगे, C2 मतलब सेकेंड कॉलम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो C2 को मतलब सेकेंड कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, C2 मतलब सेकेंड कॉलम चेंज करने वाले हैं तो फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 1 एज इट इज़। और सेकेंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -9, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया चेंज। तो हमने क्या किया इसमें, तो कोई भी रो हो कोई भी कॉलम हो, उस कॉलम के सभी एलिमेंट को हम एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो स्केलर नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर से हम किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, adding the scalar multiplies of all the elements of any row or column to corresponding elements of any other row or column। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 - 1 2 4, ये हमने लिया मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिया। अब करना क्या है, एडिंग और यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। एडिंग द स्केलर मल्टीप्लाई मतलब एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, सभी एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स कहाँ पर है, एनी रोज और कॉलम में प्रेजेंट है। मतलब कोई भी एक रो लेना है या कॉलम लेना है और उस कॉलम में या रो में जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है टू दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, R2 चेंज करना है, R2 हमें चेंज करना है, मतलब R2 चेंजेस टू। अब क्या करना है, इस R2 में क्या करना है, ऐड करना है। देखो एडिंग लिखा है, मतलब सेकेंड रो में हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, तो स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। हमने रो लिया है तो हम एक स्केलर नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2, और इस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, एनी रो का है, एनी रो का है तो हम क्या करते हैं, R1 लेते हैं। R1 को हाँ मतलब फर्स्ट रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, R2 में ऐड करेंगे। और जो आंसर आने वाला है वो हम कहाँ लिखेंगे, R2 में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर अब ये R2 चेंज होने वाला है तो हम R1 चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको पहले एज इट इज लिखो 1 - 1। अब R2 यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। R2 क्या है, तो R2 का मतलब क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। तो सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, ये प्लस एज इट इज 2 इंटू R1। अब यहाँ पर देखो लिखा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सेकेंड रो का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर R1 लिखा है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हमने 2 लिया है तो 2 के साथ
किसका कैलकुलेशन करना है, इस 1 का कैलकुलेशन करना है। -1 नहीं लेना है, 2 के साथ फर्स्ट रो का एलिमेंट लेना है, इसका मतलब -1 नहीं लेना है, 1 लेना है, क्योंकि 2 और 1 क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 4 एंड -1 क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सेकेंड रो का 2 और फर्स्ट रो का 1 ये दो एलिमेंट है, इसको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखो R2 मतलब 2 लिया है प्लस 2 इंटू R1, R1 मतलब इस 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2, तो आंसर क्या आएगा 4। आंसर क्या आएगा 4। ये 4 कहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है 4। देखो सेकेंड रो क्या था 2 4, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर R2 मतलब क्या है, सेकेंड रो का एलिमेंट लेना है, लेकिन अब हमने 2 लिया था, अब क्या लेंगे 4। तो यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू R1, इस 4 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है, -1। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 1 2, तो आंसर क्या आएगा 2। आंसर क्या आएगा 2। तो क्या हुआ, R2 चेंज किया, किस तरह से चेंज किया, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की हमने हेल्प ली और R2 क्या किया, चेंज किया। यहाँ पर जैसे हमने रो चेंज किया है वैसे हम कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये मैट्रिक्स ये है और ये भी मैट्रिक्स क्या है, ये है। दो मैट्रिक्स इक्वल तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये क्या है, न्यू मैट्रिक्स है। तो न्यू मैट्रिक्स एंड ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या रिलेशन होता है, तो वो इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू मैट्रिक्स इज equivalent to the original matrix। ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स और ये न्यू मैट्रिक्स दोनों इक्वल तो नहीं है, दिखते हैं हमें, लेकिन वो क्या है, इक्वल नहीं लेकिन इक्विवेलेंट है। अब हम देखते हैं डूज एंड डोंट्स, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो R1 इंटरचेंजेस टू R2, मतलब 2 रो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब C1 इंटरचेंजेस C2। ये जो लिखा है रो के लिए, वो कॉलम के लिए भी अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर देखो 2 रो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी रो 2 रो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो R1 इंटरचेंजेस टू, उस R1 को, मतलब R1 में जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को हम K से, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर K क्या होना चाहिए, K इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 छोड़ के कोई किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं। किसी भी रो को हम कोई भी नंबर से, स्केलर से डिवाइड कर सकते हैं। R1 इंटरचेंजेस टू R1 प्लस R2, 2 रो की हम एडिशन कर सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो R1 इंटरचेंजेस टू R1 प्लस K इंटू R2, मतलब क्या किया, सेकेंड रो लिया, सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया और वो जो नंबर आने वाला है वो नंबर R1 में ऐड किया। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, जैसे रो को किया है वैसे भी हम कॉलम के लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। अब क्या नहीं कर सकते, देखो यहाँ पर R1 इंटरचेंजेस टू C2, मतलब क्या है, R1 मतलब रो और यहाँ पर क्या है, कॉलम। तो रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होता। यहाँ पर भी देखो R1 इंटरचेंजेस टू R1 प्लस C2, तो R1 और C2 की एडिशन कभी नहीं होगी। मतलब रो के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कॉलम का कॉलम के साथ होता है। मतलब रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होता है। ये देखो R1 इंटरचेंजेस टू R1 इंटू R2, 2 रो का हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 रो का डिवीजन भी हम नहीं कर सकते। यहाँ पर R1 इंटरचेंजेस टू R1 प्लस K मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है 2, तो किसी भी रो में हम कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखो R1 इंटरचेंजेस टू R2 प्लस R3, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो सब रो है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो R1 इंटरचेंजेस टू, अब यह R1 चेंज करने वाले हैं तो आगे क्या आना चाहिए, R1
आना चाहिए, R1 होना चाहिए। यहाँ पर देखो R1 इंटरचेंजेस टू, क्या है यहाँ पर R1 है, R1 इंटरचेंजेस टू, क्या है यहाँ पर R1 है, R1 इंटरचेंजेस टू, आगे क्या है R1 है। तो यहाँ पर R1 हम चेंज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आगे R1 है ही नहीं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। R1 इंटरचेंजेस टू R2 प्लस R1 नहीं, R1 इंटरचेंजेस टू R1 प्लस R2 होगा या R1 प्लस R3 होगा, तब ये करेक्ट है। तो ये डूज और डोंट्स आप याद रखो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। उसका क्वेश्चन है अप्लाई द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट एग्जांपल है A इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 3, और हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, R1 इंटरचेंजेस टू R2। ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई करना है। तो नया मैट्रिक्स क्या आएगा, तो ये इक्विवेलेंट टू, अब देखो यहाँ पर R1 R2 इंटरचेंज कर लो, तो 1 0 कहाँ पर आएगा, सेकेंड रो पर आएगा, और -1 कहाँ जाएगा, फर्स्ट रो पर जाएगा, तो ये -1 3 हो गया। R1 एंड R2 को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। सेकेंड क्वेश्चन है B इज इक्वल टू 1 -1 3 2 5 4। अब इस मैट्रिक्स में ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो करना क्या है, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो B इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पर देखो R1 हम चेंज करने वाले हैं, तो R2 चेंज नहीं होगा, तो R2 पहले एज इट इज़ लिखना है 2 5 4। अब ये R1 माइनस R2, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की सब्ट्रैक्शन करनी है, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस R2 मतलब क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 एंड 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यहाँ पर आएगा 2, तो 1 माइनस 2 आंसर क्या आएगा, -1, 1 माइनस 2 -1, -1 माइनस 5 आंसर क्या आएगा, -6, 3 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, -1। थर्ड एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 5 4 1 3, C1 इंटरचेंजेस टू C2, B मैट्रिक्स है 3 1 4 5, और इस पर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, R1 इंटरचेंजेस टू R2। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्वेश्चन का है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स A और यहाँ पर C1 इंटरचेंजेस टू C2, मतलब C1 एंड C2 क्या करने हैं, इंटरचेंज करने हैं, तो करते हैं। A इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम की जगह क्या आएगा, सेकेंड कॉलम, मतलब 4 3 और 5 1 यहाँ पर आएगा 5 1, ये हो गया A, न्यू A। यहाँ पर हम इक्विवेलेंट लिखते हैं, इक्विवेलेंट। B इज इक्विवेलेंट टू, B मैट्रिक्स में क्या करना है, R1 एंड R2 इंटरचेंज करना है, तो फर्स्ट रो यहाँ पर लिखते हैं नीचे 3 1 4 5, ऊपर लिखते हैं 4 5। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो न्यू मैट्रिक्स A एंड न्यू मैट्रिक्स B ऑब्जर्व करना है और हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो 4 5 3 1, यहाँ पर भी क्या है 4 5 3 1, मतलब न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल, ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन। तो हम लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर न्यू मैट्रिसेस आर इक्वल, बस यही हमारा ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1 2 -1 0 1 3, ट्रांसफॉर्मेशन करना है 2C2। B मैट्रिक्स है 1 0 2 2 4 5, ट्रांसफॉर्मेशन करना है -3 इंटू R1। फाइंड द एडिशन ऑफ द टू न्यू मैट्रिसेस, मतलब A एंड B जो न्यू मैट्रिसेस आएंगे उनके हमें एडिशन करनी है। तो देखो यहाँ पर मैट्रिक्स A है और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करना है 2 इंटू C2। अब यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कॉलम चेंज करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है C2, तो हम C2 ही चेंज करने वाले हैं, C2 चेंजेस टू। अब कैसा चेंज करेंगे, तो C2 मतलब सेकेंड कॉलम को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये पूरा नहीं लिखा था, हमने पूरा लिखा है, तो ये इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा, तो C2 चेंज करने वाले हैं, मतलब 2 1, ये सेकेंड कॉलम है तो वो चेंज करेंगे, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम चेंज नहीं करेंगे, तो पहले वो लिखते हैं 1 0 -1 3। अब यहाँ पर सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इस कॉलम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2। अब B मैट्रिक्स लेते हैं, B इज इक्वल टू, B क्या है देखो 1 0 2, यहाँ पर 2 4 5, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है -3 इंटू R1, तो यहाँ पर देखो R1 चेंज करना है, क्या करना है R1 चेंजेस टू, कैसा चेंज करना है, तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो B इज इक्विवेलेंट टू,
बी इज इक्वल टू, अब R1 चेंज करने वाले हैं तो R2 चेंज नहीं होगा, तो पहले वो लिखते हैं 2 4 5, 2 4 5, तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 0 और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू -3 0, 2 इंटू -3 -6, तो ये हो गया B। अब ये न्यू मैट्रिक्स A एंड न्यू मैट्रिक्स B दोनों की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है, एडिशन ऑफ दी टू न्यू मैट्रिसेस, मतलब देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स A क्या है 1 4 -1 और 0 2 3 प्लस B न्यू मैट्रिक्स B क्या है, तो यहाँ पर है -3 0 6 और यहाँ पर 2 4 5, ये B लिखा और यहाँ पर A भी लिखा। अब दोनों की एडिशन करते हैं तो A प्लस B इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स की एडिशन करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो मैट्रिक्स की एडिशन कैसी करनी है, तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन करनी है। करस्पॉन्डिंग मतलब मैट्रिक्स A का A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और मैट्रिक्स B का A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, उनकी क्या करनी है, एडिशन। तो कर लो 1 प्लस ऑफ -3, आंसर क्या आएगा -2, 4 प्लस 0 4, -1 प्लस 6, आंसर क्या आएगा 5, यहाँ पर 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4, आंसर क्या आएगा 6, 3 प्लस 5, आंसर क्या आएगा 8, तो ये है A प्लस B। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, ट्रांसफॉर्मेशन दो करने हैं, तो हम मैट्रिक्स लेते हैं। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 3R3, इसका मतलब कौन सा रो चेंज करने वाले हैं R3, तो R3 चेंजेस टू, कैसे चेंज करेंगे, तो R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, A इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू या A इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो R3 मतलब थर्ड रो हम चेंज करने वाले हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो हम चेंज नहीं करेंगे, पहले उसको लिखते हैं, तो 1 -1 3 2 1 0 और थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 3 3, तो ये हो गया A। अब इस न्यू मैट्रिक्स पर ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पर दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है C3 प्लस 2C2। अब यहाँ पर कौन सा कॉलम चेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कॉलम जो है वो सॉरी यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जो कॉलम लिखा है उस कॉलम को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है C3, तो यहाँ पर C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C2। अब मैट्रिक्स हम यहाँ लिखते हैं ये इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हम थर्ड कॉलम चेंज करेंगे, इसका मतलब हम सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं करेंगे, तो पहले उनको लिखते हैं, तो ये 1 2 9 एज इट इज़ -1 1 9 -1 1 9। अब यहाँ पर C3 चेंज करना है, कैसे, तो कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, C3 मतलब थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, क्या है 3 प्लस 2 इंटू C2। अब ये C3 मतलब 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C2 में क्या है -1, तो ये थर्ड कॉलम का 3 और सेकेंड कॉलम का -1, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर C3 क्या है 3 प्लस 2 इंटू C2, तो C2 क्या है -1, तो 3 - 2, आंसर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर C3 नेक्स्ट, C3 मतलब थर्ड कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0 प्लस 2 इंटू C2 मतलब 0 का करस्पॉन्डिंग C2 क्या है 1, तो ये 0 प्लस क्या हो जाएगा 2, आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2, फाइनल आंसर। अब यहाँ पर C3 मतलब थर्ड कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 3 प्लस 2 इंटू C2। अब ये 3 का करस्पॉन्डिंग C2 क्या है 9, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 इंटू 9 क्या आएगा 18, 18 प्लस 3, आंसर क्या आएगा 21, तो यहाँ पर आ गया 21। तो इस मैट्रिक्स पर हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिक्स आया और इस नए मैट्रिक्स पर हमने सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, फर्स्ट पर नहीं, ओरिजिनल पर नहीं, ठीक है, नया मैट्रिक्स है वहाँ पर यह सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हमें अप्लाई करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 1 -1 3 2 1 0 3 3 1, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन है और क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। अभी एग्जाम्पल नंबर 5 हमने सॉल्व किया है, उसका आंसर और इसका आंसर देख के हमें क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। तो देखो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं,
तो a इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1 3 2 1 0 3 3 1। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं C3 प्लस 2C2। यहाँ पर कौन सा कॉलम चेंज करने वाले हैं C3, तो C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C2। अब ये देखो फिफ्थ एग्जाम्पल में यही मैट्रिक्स था, यही दो ट्रांसफॉर्मेशन थे। यहाँ पर 3 इंटू क्या है 3 इंटू R3 है, 3 इंटू R3। तो यही दो ट्रांसफॉर्मेशन थे फिफ्थ एग्जाम्पल में, लेकिन सीक्वेंस चेंज हुआ है। फिफ्थ एग्जाम्पल में पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन किया था, बाद में ये किया था, अभी सीक्वेंस चेंज किया है। देखते हैं आंसर क्या आता है। अब यहाँ पर A इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो यहाँ पर C3 हम चेंज करने वाले हैं, तो C1 C2 चेंज नहीं होगा, तो पहले वो लिखते हैं 1 2 3 माइनस 1 1 3। अब यहाँ पर चेंज करते हैं C3 क्या है 3 प्लस 2 इंटू C2, ये 3 का करस्पॉन्डिंग C2 क्या है -1, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 2, तो आंसर आएगा 1। यहाँ पर C3 क्या है 0 प्लस 2 इंटू C2, 0 का C2 क्या है करस्पॉन्डिंग C2 1, तो आंसर आएगा 2। नेक्स्ट C3 क्या है 1 प्लस 2 इंटू C2, 1 का करस्पॉन्डिंग C2 क्या है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 क्या आएगा 7। तो ये देखो थर्ड कॉलम चेंज हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 3 इंटू R3 क्या चेंज करेंगे, थर्ड रो चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर A इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर थर्ड रो हम चेंज करने वाले हैं, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1 1 और यहाँ पर 2 1 2। अब थर्ड रो जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं क्या आएगा आंसर यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21। ये 6 का आंसर। अब आपके पास फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ और सिक्स्थ का आंसर हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। तो हमने ऑब्जर्व किया फिफ्थ का आंसर और सिक्स्थ का आंसर क्या है सेम टू सेम है। अब देखो फिफ्थ में क्या किया था, ये पहले किया था, ये बाद में किया था, अब सीक्वेंस चेंज हुआ। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस चेंज होने के बाद भी आंसर क्या आता है सेम ही आता है। मतलब क्या है देखो यहाँ पर सीक्वेंस चेंज किया फिर भी आंसर सेम आ गया। फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 प्लस 2 सीक्वेंस चेंज किया फिर भी आंसर क्या आता है सेम ही आता है। 2 इंटू 3 इंटू 2 सीक्वेंस चेंज किया फिर भी आंसर क्या आता है सेम आता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या फॉलो करते हैं, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कंक्लूजन लिखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, कुछ भी लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल है यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इट इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स दिया है उसको हमने नाम दिया ए, तो इस ए मैट्रिक्स का कन्वर्जन किस में करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है 1 2 0 3 फॉर एग्जांपल। तो ये डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होने चाहिए 0। डायगोनल के नीचे सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ पर देखो ये अपर ट्रायंगल तैयार होता है, यहाँ पर ये ट्रायंगल तैयार होता है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का कन्वर्जन हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करना है। तो कहाँ पर 0 आना चाहिए, डायगोनल के नीचे 0 आना चाहिए। तो ये 1 4 क्या है डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल है, उसके नीचे यहाँ पर 3 की जगह क्या चाहिए 0, 3 की जगह 0 चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर 3 की जगह 0 आ गया तो कौन सा रो चेंज हो जाएगा, सेकेंड रो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 चेंजेस टू, अब 3 की जगह हमें क्या चाहिए 0, तो 3 की जगह 0 लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है 3 माइनस 3 और दूसरा है 3 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम
डू और डोंट्स में देखा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, सिर्फ क्या है सब्ट्रैक्शन का, मतलब 3 में से 3 माइनस कर लो, आंसर क्या आएगा 0। तो ये जो 3 है ना, तो ये 3 है, मतलब ये 3 कौन से रो में प्रेजेंट है, R2, तो यहाँ पर R2 लिखेंगे, सेकेंड रो में प्रेजेंट है। बीच में साइन क्या है, माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो देखो यहाँ पर अगर इस 1 की जगह 3 होता तो 3 माइनस 3 करते हम लोग, R2 माइनस R1 करेंगे तो आंसर क्या आता 0। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है। तो 1 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने तैयार किया हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहले 6 एग्जाम्पल में ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने तैयार किया, और यहाँ से आगे हमें ट्रांसफॉर्मेशन तैयार ही करने हैं, वो नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो A इक्विवेलेंट टू, अब देखो R2 चेंज करने वाले हैं तो R1 चेंज नहीं होगा, तो ये 1 2 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो R2 क्या है 3 माइनस 3 इंटू R1। अब इस 3 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3, आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर 0 लाने के लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो यहाँ पर 0 आएगा ही। अब नेक्स्ट R2 मतलब सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4 माइनस 3 इंटू R1। इस 4 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2, तो यहाँ पर आएगा 2। तो देखो 4 माइनस क्या हो गया 6, तो 4 माइनस 6 आंसर क्या आएगा -2। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 0, 3 की जगह क्या आ गया 0। इसका मतलब डायगोनल का नीचे जो एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है और वो क्या है 0। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट मैट्रिक्स 1 - 1 2 3 इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मैट्रिक्स दिया है, उसको हमने A कहा है, तो A इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 ये मैट्रिक्स है, और इसका कन्वर्जन हमें किसमें करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो यहाँ पर 1 0 0 1, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है 2। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो देखो यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। अब क्या चाहिए, तो इस 1 के बाद देखो हमें क्या चाहिए, इस 1 के बाद हमें चाहिए ये 0, इस 1 के बाद हमें चाहिए ये 0। तो कहाँ पर 0 चाहिए, तो 2 की जगह हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। तो इस पर यहाँ पर 0 लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखो यहाँ पर 0 आ गया तो कौन सा रो चेंज होने वाला है, सेकेंड रो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे R2 चेंजेस 2। अब यहाँ पर क्या है 2, तो 2 में से 2 माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा 0। तो ये जो 2 है, ये 2 मतलब ये 2 है, और ये 2 किस रो में है, तो R2 सेकेंड रो में है, तो यहाँ पर लिखेंगे R2। बाद में क्या करना है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और ये 2, अब ये 2 कहाँ पर होना चाहिए, इस 1 की जगह अगर 2 होता तो 2 - 2 आंसर क्या आ जाता 0। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किसे मल्टीप्लाई करना है 1, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है। तो कौन से रो में है, 1 फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये इज इक्विवेलेंट टू, अब सेकेंड रो हम चेंज करेंगे लेकिन फर्स्ट रो चेंज नहीं होने वाला है, तो उसको एज इट इज रखो 1 - 1। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, R2 क्या है, R2 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 2 माइनस 2 इंटू R1। इस 2 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 - 2, तो ये आएगा 0। यहाँ पर 0 लाने के लिए ही हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो इधर डायरेक्टली 0 लिखा तो भी चलेगा। अब सेकेंड देखो R2 मतलब सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 माइनस 2 इंटू R1। तो 3 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 1 2, 3 + 2 आंसर क्या आएगा 5।
तो देखो यहाँ पर 0 आ गया, 2 की जगह क्या आ गया 0, 1 और 0, तो देखो ये 1 मिला, ये 0 भी मिला। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये 1 चाहिए, ये 1 चाहिए। यहाँ पर 5 की जगह हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा हमें, तो देखो 5 है और हमें क्या चाहिए 1, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। जब भी हमें 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर 5 है तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। सपोज यहाँ पर -2 है तो -2 को -2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 आ गया तो कौन सा रो चेंज होने वाला है, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो मतलब R2 चेंजेस टू। अब इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो R2 डिवाइडेड बाय किसे डिवाइड करना है 5। एक रो को हम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रो या कॉलम में एक नंबर स्केलर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं A इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो यहाँ पर फिर से हम R2 चेंज करने वाले हैं तो R1 चेंज नहीं होगा, तो 1 - 1। अब यहाँ पर R2 को मतलब सेकेंड रो को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0/5 आंसर क्या आएगा 0, और 5/5 आंसर क्या आएगा 1, तो हमें ये 1 मिल गया। मतलब यहाँ पर ये 1 मिल गया, इस 1 के बाद हमें क्या चाहिए, ये 0 चाहिए, मतलब -1 की जगह क्या चाहिए 0। अब हमारे पास है -1 और हमें चाहिए 0, तो यहाँ पर कैसे 0 मिलेगा, तो 1 क्या कर लो, ऐड कर लो, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा कैंसिल मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, उसके बाद हमें मिलेगा 0। तो ये -1 मतलब ये -1 है और ये -1 किस रो में है, फर्स्ट, तो R1 चेंजेस टू। अब यहाँ पर ये 1 मतलब क्या है R1 प्लस, और ये 1 मतलब ये 1 है, यहाँ पर 1 चाहिए, तो इस -1 और ये 1 की एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 0। तो ये 1 यहाँ पर नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है, तो 1 कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो यहाँ पर लिखेंगे R2। और एक बात याद रखो, यहाँ पर जो R2 लिखा है वही R2 यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर R2 लिखा है तो यहाँ पर भी R2 होना चाहिए, यहाँ R1 लिखा है तो आगे क्या होना चाहिए, R1 होना चाहिए। अब ये R1 + R2 कर लो तो A इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, देखो अब R1 चेंज करने वाले ही R2 चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 1 एज इट इज़, और ये R1 + R2 करना है, R1 क्या है 1 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है 0, तो 1 + 0 आंसर क्या आएगा 1, और ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। अब ये जो मैट्रिक्स है दिख रहा है वो मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना था, ये जो मैट्रिक्स था गिवन मैट्रिक्स उसका कन्वर्जन हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना था बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स 1 - 1 2 2 1 3 3 2 4 इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब बुक में देखो यहाँ पर लिखा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। जिसका बुक नया एडिशन है बुक का उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होगा, लेकिन जो ओल्ड बुक है इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। हम रो से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो सपोज मैं मैट्रिक्स यहाँ पर एक लिख देता हूँ 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब ये डायगोनल, द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0, द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल्स आर 0, मतलब डायगोनल के निचले वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 0 हमें चाहिए इस मैट्रिक्स में, लेकिन कहाँ पर 0 चाहिए, तो ये 2 की जगह 0 चाहिए, 3 की जगह भी 0 चाहिए, और इस 2 की जगह पर भी क्या चाहिए 0 चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हेल्प लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0, अब 3/3 ऑर्डर लेनी पड़ेगी, 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये 1 चाहिए पहले, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग ये 3 0 लाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये 0 और ये 0 लाएंगे, मतलब ये 2 0 एक साथ हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 और 3 का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की जगह हमें क्या चाहिए 0, तो अगर यहाँ पर 0 आ गया तो कौन सा रो चेंज होने वाला है, सेकेंड, तो R2 चेंजेस 2, और यहाँ पर 0 आ गया तो कौन सा रो चेंज होने वाला है R3, तो R3 चेंजेस 2।
अब यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 में से 2 माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये 2 मतलब ये 2 है और ये 2 सेकेंड रो में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R2। आगे क्या लिखा है माइनस, तो माइनस और ये 2। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर 0 चाहिए, तो इन दोनों का कैलकुलेशन हम इस 1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 माइनस 2 क्या हो जाता 0, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू किसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है। तो कौन से रो में है 1, फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R1। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर 0 लाने के लिए। अब 3 की जगह 0 लाते हैं, तो हमारे पास क्या है 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये 3 मतलब ये 3 है और ये 3 कौन से रो में है, थर्ड रो में है, तो यहाँ पर लिखेंगे R3। जो यहाँ है वही आगे आने वाला है, जो यहाँ पर है वही आगे आएगा। बाद में क्या करना है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। अभी ये 3, अगर इस 1 की जगह 3 होता तो 3 माइनस 3 क्या आता 0, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 1 यहाँ पर नहीं लिखना है, 1 जिस रो में है वो रो लिखना है, फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R1। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब देखो हम ट्रांसफॉर्मेशन बनाया है, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो R2 एंड R3 हम चेंज करने वाले हैं, लेकिन R1 चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर यह एज इट इज रखेंगे 1 माइनस 1 2। अब यहाँ पर 0 आने वाला ही है, इसके लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है R2 चेंजेस टू, तो डायरेक्टली लिखते हैं 0। अब बाकी का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। अब देखो R2 मतलब सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1 माइनस 2 इंटू R1, इस 1 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। ये कैलकुलेशन करेंगे 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो 1 प्लस 2 क्या आएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट देखो R2 क्या है, तो सेकेंड रो का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 माइनस 2 इंटू R1, 3 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस 4 क्या होगा -1। ये देखो R2 चेंज करने वाले थे, R2 चेंज हो गया, 2 1 3 था, अब क्या हो गया 0 3 -1। अब R3 चेंज करते हैं, अब यहाँ पर 0 चाहिए, इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो वहाँ पर 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर R3 मतलब थर्ड रो का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 माइनस 3 इंटू R1, इस 2 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है -1, तो यहाँ पर आएगा -1। 2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 1 3, तो यहाँ पर आएगा 5। अब देखो नेक्स्ट R3 क्या है 4 माइनस 3 इंटू R1, 4 का करस्पॉन्डिंग R1 क्या है 2, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6 आंसर क्या आएगा -2। तो देखो ये 2 0 आ गए, 1 और उसके बाद ये 2 0। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें ये 0 चाहिए, मतलब कहाँ पर 0 चाहिए 5 पर, 5 की जगह हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। अब हमें इस 5 की जगह क्या चाहिए 0। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक हम फॉलो करेंगे। अब देखो 5 की जगह हमें 0 चाहिए, तो कौन सा रो चेंज होगा R3 चेंजेस टू। अब कैसा होगा देखो, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर अगर 5 होता तो ये 5 और ये -5 क्या हो जाए, एडिशन करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 0। लेकिन याद रखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 0 + 5, इस 0 की जगह क्या आएगा 5। लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं चाहिए, यहाँ इस 2 जगह कंपलसरी क्या चाहिए 0। तो हम R3 का ट्रांसफॉर्मेशन R1 के साथ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे R3 एंड R2 का कैलकुलेशन करेंगे। क्यों, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 और 0 का कुछ भी कर लो, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा 0। तो ये 0 चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 3, तो 5 और 3 का कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो देखो ये 5 है और ये 3 है, तो 5 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 15, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15, तो ये 15 - 15 क्या हो जाएगा 0।
सिंपल है, दोनों का क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाला। तो देखो 5 था हमारे पास, एक बार फिर से देखो 5 है, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 लिया है हमने, तो ये 5 × 3 होगा, और 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 क्या हो गया 15, 5 × 3 क्या हो गया 15, तो 15 - 15 क्या होगा 0। तो ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। अब देखो इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 5 को, तो 5 जिस रो में है वो रो यहाँ पर लिखना है, तो 3 × R3 माइनस करेंगे, इसलिए माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन, और 3 यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसे, 5 से, तो 5 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं लिखना है, 3 जिस रो में है वो रो लिखना है, मतलब क्या आएगा R2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और एक ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो इस 5 और इस 3 का कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो देखो ये जो 5 है माइनस, अब 5 - 5 करने के बाद ही हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो देखो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 - 5 आंसर क्या आएगा 0। तो ये कैसे लिखेंगे, तो ये 5 मतलब ये 5 है, मतलब R3, ये R3 माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 मतलब क्या है, ये 3 है, तो ये 3 किस रो में है, सेकेंड रो में, तो यहाँ पर लिखेंगे R2। तो R3 चेंजेस टू R3 - 5/3 × R2, ये कैलकुलेशन करने के बाद भी हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो कोई भी कर लो, ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लो या ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये फॉलो करते हैं, तो A इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो R3 चेंज होने वाला है, R1 एंड R2 चेंज नहीं होने वाला है, तो वो एज इट इज 1 - 1 2 0 3 -1। अब यहाँ पर देखो R3 - R2 करना है इन शॉर्ट, तो R3 क्या है 0, R2 क्या है 0, कुछ भी कर लो, आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर 0 चाहिए इसलिए ये किया है, तो 0 आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना है। तो 3 × R3, तो R3 क्या है, लास्ट R3 -2 माइनस 5 × R2, -2 का करस्पॉन्डिंग R2 क्या है -1, तो यहाँ पर देखो 3 × -2 आंसर क्या आएगा -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 1 5, -6 + 5 आंसर क्या आएगा -1, तो यहाँ पर क्या आ गया -1। तो देखो ये हमें क्या मिल गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे 3 एलिमेंट है और वो क्या है 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 3.2, और इसमें कंसेप्ट क्या था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं ये हमने इस चैप्टर में देखा, और एक्सरसाइज 2.1 भी हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स कैसे लेते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद वो एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।